गुजरात विधानसभा चुनाव में अब आतंकवाद भी बड़ा मुद्दा बन गया है। आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर सख्त दिखे और उनके निशाने पर पूर्व की कांग्रेस सरकार रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुंबई आतंकी हमले से लेकर बाटला हाउस एनकाउंटर तक की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता को संदेश दिया कि आतंकवाद पर जिन शूरवीरों ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की, उन पर सवाल उठाने वाले गुजरात का भला नहीं कर सकते। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है। आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। गुजरात में सियासी माहौल गर्म है। स्टार प्रचारक सबसे ज्यादा सियासी फायदा पहुंचाने वाले मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं और अब गुजरात के चुनावी मैदान में आतंकवाद का मुद्दा भी गर्म हो चुका है। कल प्रधानमंत्री ने 26/11 हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी और आज गुजरात के लोगों को याद दिला दिया, आखिरकार पड़ोस में बैठे पाकिस्तान को ऐसी साजिशें रचने और लश्कर तैयबा से आतंकवादी संगठनों को खाद पानी देने में डर क्यों नहीं लगता था। बात सियासी स्ट्राइक से शुरू हुई और सर्जिकल स्ट्राइक तक पहुंच गई। कहानी सर्जिकल स्ट्राइक की सुनाई गई और निशाना कांग्रेस राज को बनाया। साथियों, 2014 में आपके एक वोट ने, आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने आतंकवाद को कुचलने में हमारी बहुत मदद की है। भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। धमाकों से बचाना। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अपने संवाद में देश को गर्व से और पाकिस्तान के आतंकवादियों को डर से भर देने वाली सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई, जब भारत के वीर सैनिकों ने उरी में कायराना आतंकी हमला करने वाले दहशतगर्दों को उनके घर में घुस कर मारा था। उरी में शहीद सैनिकों का ऐसा बदला लिया गया था कि आतंकवादियों के आका और उनको खाद पानी देने वाला पाकिस्तान दोनों हिल गए थे। ये बात भारत ने खुलकर स्वीकार भी की थी और आतंकवादियों को समझ में आ गया था कि भारत पर आतंकी हमला करने के बाद सीमा पार करना अब सुरक्षा की गारंटी नहीं रह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई, गुजरात, बाटला हाउस और कांग्रेस राज में हुए दूसरे आतंकवादी हमलों का गुजरात की चुनावी रैली में जिक्र किया। उस दौर की याद दिलाई जब आए दिन देश के अलग अलग कोनों में धमाके हुआ करते थे। जनता को बताया कि मौजूदा सरकार कमजोर थी, इसलिए आतंकवादी हावी थे। तब वोट बैंक का तुष्टीकरण किया गया, इसीलिए आतंकवाद की समस्या विकराल है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री ने भारत की वायुसेना के शौर्य को भी नमन किया और गुजरात की जनता को मिराज 2000 विमानों से बालाकोट में की गई बमबारी यानी एयर स्ट्राइक की याद भी दिला दी, जब पुलवामा टेरर अटैक का बदला लेने, आतंकवादियों का काम तमाम करने भारत के फाइटर जेट LOC क्रॉस करके पाकिस्तान तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त शहीदों की परिक्रमा करके बदले की शपथ ली थी और भारतीय वायुसेना ने इस शपथ को पूरा भी कर दिया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं
कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उस वक्त भारतीय वायुसेना के शौर्य पर जिन सियासी दलों ने सवाल खड़े किए थे, मोदी ने सियासी रैली में उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है। फिलहाल आतंकवाद का मुद्दा गुजरात के चुनाव में भी बड़ा होता दिखाई दे रहा है। जिन्होंने सियासी फायदे के लिए सेना पर सवाल खड़े किए थे, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं जनता उनको इतनी आसानी से न भूले। गुजरात जो खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है, कई आतंकवादी हमलों से दहला है और पाकिस्तान से गुजरात की सीमाएं भी लगती हैं। ऐसे में यहाँ सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा भी असरदार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएम मोदी के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। गहलोत ने कहा, जो फासिस्टवादियों का साथ देते हैं वो हमें क्या बताएंगे। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं बातचीत करने के लिए। गहलोत साहब, प्रधानमंत्री लगातार हमले बोल रहे हैं और आज तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर आई तो फिर से आतंकवाद गुजरात में आ जाएगा। तो मुझे बच्चों को बताना है कि कैसे बम धमाके गुजरात में होते थे। देखिए, बहुत ये अनफॉर्चुनेट है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है और वो कांग्रेस के बारे में, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कांग्रेस तो इस देश में लोकतंत्र जिंदा रखे हुए 70 साल के बाद में भी, और जिसका विस्तार पूरी देश संविधान के अंदर है। आज संवैधानिक दर्जा और ये देश के अंदर लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट जो है वो आलोचना और असहमति सुनना पसंद नहीं करती। कई पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेल में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने कोई लेख लिख दिया, सरकार की आलोचना कर दी। तो स्थिति है, तो ये लागू तो बीजेपी पे होता है, उनकी विचारधारा पे होता है जो फासिस्टी है, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। कांग्रेस ने तो इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई है आतंकवाद का मुकाबला करते करते, तो देश को एक रखा, अखंड रखा। क्या मोदी जी और अमित शाह जी भूल गए इस बात को कि किसने देश को एक अखंड रखा है? इंदिरा जी जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए। ये कांग्रेस है जिसका त्याग बलिदान का लंबा इतिहास है, कुर्बानी का, आजादी के पहले का भी। वो हमें क्या बताएंगे? तो एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा ने तो प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दे दिया और उन्हें नफरत का प्रतीक बताया है। पीएम पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नफरत के प्रतीक है। रघु शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया। बीजेपी ने भाईचारा खत्म किया है। रघु शर्मा जी, प्रधानमंत्री लगातार अटैक कर रहे हैं आपकी पार्टी पर और वो तो कह रहे हैं कि आतंकवादियों को हम पकड़ते थे यहाँ गुजरात में, और दिल्ली बैठे जो कांग्रेस के नेता होते थे उस दौर में, वो उनको छुड़ाने की कोशिश में लगे रहते थे। आतंकवाद से इस देश में लड़ाई किसने लड़ी, ये प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जी की शहादत, राजीव गांधी जी की कुर्बानी, सरदार बेअंत सिंह आतंकवादियों के हाथों में मारे गए। हमने देश की एकता और अखंडता को तरजीह दी, शहादत दी है कांग्रेस पार्टी ने। आज़ादी के आंदोलन से लेके आज तक, चाहे जेलों में रहना पड़े, चाहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़े, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बेअंत सिंह ये हमारे उदाहरण है। जिन लोगों ने नखून नहीं कटाया आतंकवाद की लड़ाई में, वो लोग आतंकवाद पे बोल रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ और आपके नेता को रोना आ रहा था, सोनिया गांधी के बारे में सलमान खुर्शीद ने कहा था, तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ क्यों कह रहे हैं कि आतंकवादी मारे जाते तो आपके नेता रोते थे? प्रधानमंत्री जी महंगाई के मुद्दे पे नहीं बोल रहे, बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं बोल रहे, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे बोल नहीं रहे। हर चुनाव में नैरेटिव बनाने का उनका प्रयास रहता है।
मुझे अफसोस है इस बात का कि देश की बुनियादी समस्याओं पे उनको बात करना चाहिए। आज पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने के लिए फिर उतर आए, इसका मतलब उनके पास गिनाने को कुछ है नहीं कि गुजरात में 27 साल यहाँ की जनता ने उनको सत्ता दी, 8 साल से वो दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं। गिनाने को क्या है भाई? जनता को मूलभूत सुविधाओं में आपने क्या इजाफा किया है? आप तो खुद नफरत के प्रतीक हो। आपके रहते हुए देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, इसकी बुनियाद आप लोग डालते हो। आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता। और अब आपको बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक आखिर कैसे हुई। पाकिस्तान लगातार अपनी आतंकवाद की फैक्ट्री से आतंकियों को भारत में हमले के लिए भेज रहा था। उरी में 4 आतंकियों ने सेना के मुख्यालय पर 18 सितंबर 2016 को हमला किया था। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 22 सितंबर 2016 को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एमआरएस अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री समेत सेना के तीनों प्रमुख मौजूद थे। 23 सितंबर 2016 को अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा प्लान शेयर किया गया और पीएम मोदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की मंजूरी दे दी। 24 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुनी गई टीम से रेकी की गई और अपने मिशन के लिए फिर टीम निकल पड़ी। 25 सितंबर 2016 की रात रेकी टीम पीओके में दाखिल हुई और आतंकवादियों की एक एक हरकत पर पैनी नजर बनाने लगी। 26 सितंबर 2016 को इस बीच आतंकियों के लॉन्च पैड की जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद 27 सितंबर 2016 को भारतीय सेना की स्ट्राइक टीम अपने मिशन पर निकल पड़ी। तो 28-29 सितंबर 2016 को स्ट्राइक टीम ने एलओसी पार कर आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचने में कामयाबी पाई, जिसके बाद देश के वीर जवानों ने पीओके में आतंकी लॉन्च पैड को एक एक कर तबाह करना शुरू किया। कुल 6 आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए, जबकि पीओके में बैठे आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाले 40 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक रात 12:30 बजे से शुरू हुई और सुबह 4:30 बजे तक चुन चुन कर आतंकवादियों को उनकी कब्र तक पहुंचाया गया। यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। देश के किसी भी वीर जवान को शहीद नहीं होना पड़ा, शहादत उनकी नहीं हुई। 29 सितंबर 2016 को आर्मी के डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक का खुलासा किया और दुनिया को भी पाकिस्तान की करतूत पर करारा जवाब मिलने की खबर मिल गई। आतंकवाद को लेकर गुजरात की जमीन से पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में देश में कई आतंकी हमले हो रहे थे, लेकिन आतंकवाद और आतंकियों पर सख्त एक्शन लेने की बजाय कांग्रेस बीजेपी और मोदी को टारगेट करने में बिजी थी। कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। मुंबई में जो हुआ वो आतंक की पराकाष्ठा थी। 14 साल पहले 26 नवंबर का वो काला दिन जब मुंबई में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस बड़े आतंकी हमले के जख्म आज भी भरे नहीं हैं। मुंबई हमले की 14वीं बरसी पर शहीद जवानों और जान गंवाने वाले लोगों को पूरे देश ने याद किया। गुजरात के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी भी मुंबई हमले का जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने मुंबई आतंकी हमले को आतंक की पराकाष्ठा करार दिया। कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी। मैदान तो गुजरात का था, लेकिन आतंकवाद के बहाने पीएम मोदी मुंबई सहित गुजरात, दिल्ली हमलों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद के निशाने पर रहा है। सूरत और अहमदाबाद ब्लास्ट में कई लोग मारे गए। हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में
सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी। गुजरात की रैली में पीएम मोदी कांग्रेस पर काफी आक्रामक दिखे। आतंकवाद के बहाने मोदी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने आतंकियों पर कड़े एक्शन लिए, लेकिन कांग्रेस ने आतंकियों को रिहा करने का काम किया। देश में जब कांग्रेस का राज था, देश में कई शहरों पर आतंकी हमले हो रहे थे, तब कांग्रेस आतंक पर काबू पाने की बजाय मुझे टारगेट कर रही थी। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए आतंकियों को वोट बैंक की तरह देखने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कैसे 26 से 11 के मुंबई अटैक को अंजाम दिया, बताते हैं आपको। ये तारीख 23 नवंबर 2008 की है, जब पाकिस्तान के कराची से 10 आतंकवादी एक नाव से मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक भारतीय नाव को इन आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। अपने नापाक मंसूबों के तहत आतंकवादियों ने नाव में सवार सभी लोगों को मार डाला, जिसके बाद रात करीब 8 बजे ये सभी आतंकवादी कोलाबा के पास मछली बाजार में उतर गए। यहीं से यानी कोलाबा से सभी आतंकवादी साजिश के मुताबिक 4-4 के समूह में बट गए और अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगे। रात 9:30 बजे आतंकवादियों का एक गुट मुंबई के शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मुंबई पुलिस भी आतंकवादियों का सामना करने में नाकाम दिखाई दे रही थी। इस बीच आतंकवादियों के दूसरे गुटों ने मुंबई के ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस पर हमला बोल दिया। ये सभी आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिन एनकाउंटर जारी रहा। पूरी मुंबई ही नहीं, देश में दहशत का माहौल फैल गया था। इस बीच एनएसजी कमांडो को इन आतंकवादियों के खात्मे के लिए मुंबई भेजा गया। एनएसजी कमांडो ने बिना समय गंवाए इन आतंकवादियों को खत्म करने का प्लान तैयार किया। इस बीच एक एनएसजी कमांडो नरीमन हाउस में आतंकवादियों की गोली से शहीद हो गया, लेकिन तब तक कई लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिल चुकी थी। आखिरकार एनएसजी कमांडोज 9 आतंकियों को ढेर करने में कामयाब रहे। मुंबई समेत पूरे देश ने फिर राहत की सांस ली। इस बीच एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। इस मुंबई अटैक में 160 से ज्यादा लोगों की जान गई हुई थी। तो गुजरात चुनाव में नफरत गाली के बाद अब बाटला हाउस और आतंकवाद जैसे मुद्दों की भी एंट्री हो गई है। आज गुजरात की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर के बहाने कांग्रेस पर जमकर जुबानी शब्द बाण चलाए। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी होने का आरोप लगाया। जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के खेड़ा में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान कांग्रेस नेता आतंकियों के समर्थन में रो पड़े थे। याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। पीएम मोदी यही नहीं रुके। कांग्रेस को आतंकियों का सपोर्टर बताते हुए उन्होंने कहा, आतंकवाद कांग्रेस के लिए वोट बैंक बन गया है। कांग्रेस के अलावा दूसरी कई पार्टियां भी तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन रखती हैं। कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे
कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती। जिस बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर था क्या। तारीख 19 सितंबर 2008, जगह जामिया नगर, दिल्ली। दिल्ली में 13 सितंबर 2008 को 5 जगह पर ब्लास्ट हुए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी गुट इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है। जांच के दौरान पुलिस की स्पेशल सेल को जामिया के बाटला इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बाटला हाउस इलाके में हर तरफ पुलिस दिखाई दे रही थी और वहां मौजूद लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि होने क्या जा रहा है। हर किसी की नजर फ्लैट नंबर L18 पर थी। फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। बाटला हाउस में अफरा तफरी मच गई, गोलियां चल रही थीं और लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे। करीब 15 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। एनकाउंटर में 2 आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी फरार हो गया था, जबकि एक को पकड़ लिया गया था। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवानों ने आतंकियों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और आतंकियों को बेकसूर मुस्लिम बच्चे बता दिया। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने शहीद इंस्पेक्टर को हादसे का शिकार बता दिया। मुठभेड़ के बाद जामिया नगर में कांग्रेस के कई नेताओं ने दौरे किए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आतंकी के घर आजमगढ़ गए। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक कह दिया था कि मुठभेड़ की जानकारी मिलने पर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। बाटला हाउस एनकाउंटर पर पहले भी चुनावों में सियासत होती रही है और गुजरात का ये चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि ये गुजरात की जनता को तय करना है कि उनके लिए अभी बाटला हाउस मुद्दा है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस एनकाउंटर को अंजाम दिया। दरअसल 13 सितंबर को दिल्ली में 5 धमाके हुए थे। इसकी जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जुटी हुई थी। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बाटला हाउस पहुंची थी और यहां L18 की तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादियों को बाहर आने को कहा, लेकिन आतंकियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस और इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा इस एनकाउंटर में शहीद हो गए, जबकि 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक आतंकवादी वहां से भागने में कामयाब हो गया।